हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और अभी जो आपका एग्ज़ाम होना है जून 2024 में, इसी को ध्यान में रख के यहाँ पर सबकी तैयारी जो है आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न अभी क्या है उस हिसाब से यहाँ पर हम इस तैयारी को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहीं पे सारी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वहीं पर आपको दी जाती है और आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले आपको बता दूँ कि हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। ये सारे क्वेश्चंस मेरी कोशिश है कि आपको मैं 3 साल तक के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको सारी यूनिट से करवा दूँ। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के एजुकेशन के यूनिट वाइज मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। पेपर 1 के भी यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट में सेगमेंट दिया हुआ है। 500 क्वेश्चन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की अलग से दी है, और यूनिट वाइज तो हर एक यूनिट का जो है आपको अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन भी इसलिए कर दिया है। देखिए, यहाँ पर आपके जो सवाल बने हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदू कॉलेज से बने हैं। ठीक है, ऐसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको मैं डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगी। इसमें कह रहा है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से नामकरण किया गया था। किस नाम से नामकरण किया गया था? तो इसको कहा गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, देखिए, जो हिंदू कॉलेज था इसमें 1817 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। और हिंदू कॉलेज जिसे वर्तमान में कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 1817 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। 1855 में ब्रिटिश सरकार ने उसे बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में अपने उत्तराधिकार में ले लिया। और 1857 में कौन सी विशेष घटना थी? तो देखिए, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो इसे नव स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले कहाँ पे था? बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में अधिकार में लिया और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया था। ठीक है, लॉरेन हेस्टिंग्स का जो इसके संरक्षक थे और इनका जो कार्यकाल था 1813 से 1823 तक। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आपकी हिंदू कॉलेज के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया और सब चीज़ें आप नोट करते चलिए, तो आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके बचे नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, किस आयोग और समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों की योजना साधारणतया पुरुषों के लिए बनाई गई थी उनमें महिलाओं के लिए साधारण सुविधाएं और मनुष्योचित जीवन की ज़रूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। ये भी देखिए दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें क्या है, आयोग या समिति की बात हो रहा है जिसने ये सारी चीज़ें कही थी कि पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को भी दिए जाए। तो ये कहा था राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में ये आया था, है ना। और इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। भारत सरकार द्वारा 1947 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन के लिए ही बनाया गया था और इस आयोग ने सिफारिश की थी यही चीज़ कि जिन महाविद्यालयों में पुरुषों के लिए जो चीज़ें हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो मैं एडिशनल चीज़ें बताती हूँ उनको आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है,
तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ठीक है, तो ये किसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, और इस तत्कालीन जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर इसके बारे में पता लगाना, इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना। ठीक है, तो जो भी हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर इसका ये काम था कि उन चीज़ों की जानकारी भारत सरकार को दे। ठीक है, तो ये हो गया राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इसके बारे में बात हो रही है कि इसका अभिष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन द सोशल साइंस, तो 1986 की, और इससे भी सवाल आपके बहुत बने हैं। ठीक है, तो इधर जो आपके जून में और यहाँ दिसंबर में जो सवाल बने हैं वो हिंदू कॉलेज और आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जितनी भी शिक्षा नीति है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो सवाल आपसे बनते हैं वो आपके आयोग और समितियों से अंदर से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। कई बार इनको क्रम में भी लगाने को आता है और कई बार इनसे इंटरनली सवाल बहुत बनते हैं। तो इसी तरह से जो भी आपकी शिक्षा नीतियाँ हैं 1968 में क्या चीज़ें थी, उससे फिर आपका नई और इसमें क्या इनोवेशन हुए 1986 में, अभी आपको नई शिक्षा नीति 2020 पूरी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अब 4 साल हो रहे हैं इसको लगभग बने हुए, तो इस तरह से क्या क्या चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं, क्या चीज़ें उसमें पहले रिकमेंड की गई थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात हो रही है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अतर्क संगत था, तो ये गलत है। पहला वाला जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ये भी दिसंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए जो यहाँ पर NP थी 1986, इसने यहाँ पर 10+2+3 है ना, इस प्रणाली जो 10+2+3 इस प्रणाली के प्रथम 10 वर्षों को 5+3+2 में विभक्त करने की राष्ट्रीय संरचना के रूप में कहा। ठीक है, इसको बताया। ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा इन्होंने, ग्रामीण परिवेश और आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान कार्य करके मतलब कम मूल्य की तकनीकी विकसित करने को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार इन्होंने दिया था, अतर्क संगत नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नवोदय विद्यालय जो पेस स्कूल थे और आपके जो है डाइट के बारे में बताया, और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बताया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने 1986 में नई शिक्षा नीति में यहाँ पर चीज़ें बताई गई, रिकमेंड की गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखिए जो अगला था ये आपका फिर दिसंबर का ही है। भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी? तो 1817 में कलकत्ता में हुआ था आपका कौन सा, हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज की कई बार आपसे वो भी पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1817 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शुरू हुई थी सबसे पहले विज्ञान की शिक्षा। ठीक है, तो विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में। तो हिंदू कॉलेज का पूरा आर्टिकल मैं आपको दे दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा लेख आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ऐसे बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी बता दी हैं। अब देखिए इसको जो स्थापित किया गया था ये 1899 में था। ठीक है, कुछ चीज़ें आप नोट करिए। तो ये स्थापना हो गई इसकी हिंदू कॉलेज की, है ना। तो यहाँ पर ये स्थापना हो गई और उसके बाद जो ये था जो कॉलेज था हिंदू कॉलेज, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनोन्ड कॉलेज, सबसे ज़्यादा प्रचलित कॉलेज था और इसको जो है NIRF के द्वारा सेकेंड जो है रैंक पे रखा गया था। ठीक है, इसको सेकेंड रैंक दिया गया था। NIRF का फुल फॉर्म आपको लोग लिख के बताइए, NIRF क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर आपको NIRF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, NIRF की फुल फॉर्म आप बताइएगा, ये पूछा जाता है।
इसने जो है हिंदू कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे साइंस में और यहाँ पर सोशल साइंस में, कॉमर्स में, इस तरह से इन्होंने अपने प्रोग्राम ऑफर किए थे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल की चीज़ें जो आपको बता दी गई कि हिंदू कॉलेज से संबंधित अगर कोई सवाल आपका और बनता है तो वो आप कैसे कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन था ये भी 1986 से था। यहाँ पर देखिए ये भी आपका दिसंबर वाले, तो एक जो आपके जो भी एक दो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए क्योंकि वैसे भी ये जो 1986 शिक्षा नीति है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो क्विक रिवीजन सीरीज आपको दूंगी अभी सारे यूनिट वाइज, तो आप लोग वहाँ से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय, देखिए अब आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया। अब देखिए कितने अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और काम चल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न आपका यही है। तो अब इसमें देखिए जो ये BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद में, ये यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, ये मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया था, और तो यही जो है प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय भी था 1982 में, है ना। 1982 में यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था, इसी को प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है ना। और इसी के बाद इंदिरा गांधी जो इग्नू था आपका, ये दिल्ली में 1985 में, तो दोनों के ही सन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईयर आपको याद रखना है। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, 1986 की बात हो रही है, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर देना था। ठीक है, और इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, इस नीति ने इग्नो के साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया। ठीक है, तो 1986 के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, जितनी भी शिक्षा नीतियाँ थी 1968, 1986, है ना, ये, और फिर आपकी आ जाती है NEP 2020 जो अभी चल रही है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको लगा है कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं, और आप लोग आजकल लगता है शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि मेहनत इतना कंटेंट तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को भी सपोर्ट किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा निम्न में से किस मतलब यहाँ पर कह रहा है इंटीग्रेटेड अंतः क्रिया की समाकलित प्रणाली पर आधारित थी। मतलब हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात हो रही है कि उच्च शिक्षा कैसे जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में थी। तो यहाँ पर देखिए ये थी आपकी धर्म के आधार पे, दर्शन के आधार पे, अर्थशास्त्र और नीति। ठीक है, ये आपका जून में पूछा गया है, जून 2023 में। ठीक है, तो ये आपका धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति के आधार पे समाकलित प्रणाली पर आधारित शिक्षा थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति। और प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे था, गुरुकुल प्रणाली में था। यहाँ पर वेद, उपनिषद, दर्शन और कला की शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ठीक है, गुरुकुल में ही रहकर छात्र क्या करता था, नैतिकता, धार्मिकता और जीवन कौशल, ठीक है, जो भी उसका अनुशासन था, जो भी वहाँ पर जो आज के बच्चे घर में रह के सीखते हैं, स्कूल जाके सीखते हैं, वो वहाँ पे गुरुकुल में सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राचीन भारत का। इससे सवाल बहुत बनते हैं प्राचीन भारत का, और मैंने सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई हैं, तो आप लोग उनको कृपया देख लीजिए। ठीक है, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में कौन कौन से प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा शामिल थी, तो ये सारे ही थे इसमें, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मसूत्र। ठीक है, ये सारे ही इसमें शामिल थे, मतलब पूरे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर इन सभी पर, ये भी देखिए मार्च में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे 2023 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन ग्रंथों से प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, सामाजिक आर्थिक जीवन साथी, आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा, योग की, है ना, पतंजलि की योग की शिक्षा, गणित, विज्ञान, धर्म और दर्शन की शिक्षा, इन सब की जानकारियाँ प्राप्त होती थी। ठीक है ना, तो गुरुकुल में ही रहकर बालक सीखता था और ये सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन 2018
ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो एकेडमिक निष्ठा इसके प्रमोशन की बात हो रही है, यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में कितने सदस्य होंगे, तो 4 सदस्य हैं। ठीक है, ये भी 2023 का ही है। अब इसमें लिखिए, निष्ठा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया आपसे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, है ना, लॉन्च किया गया था किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय जिसको कहते हैं, है ना। इसका एम क्या था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके थ्रू जितनी भी स्कूल की जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हेंस करना, ठीक है, उसके स्किल में सुधार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू करवाई गई थी। निष्ठा फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखो, निम्नलिखित में से वो कौन सा महाविद्यालय है जो स्वतंत्रता पूर्व अनन्य रूप से भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए था, तो ये था आपका डेली कॉलेज इंदौर। ठीक, ये भी जून में आपसे पूछा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है ना। तो ये क्या था, एक तरह से जो सह शिक्षा बोर्डिंग स्कूलों में से एक था, है ना, जो जैसे अभी हैं आपके। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो, प्राचीन काल में नालंदा ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महानतम व सर्वाधिक शानदार उपलब्धियां प्राप्त की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ये वाला सही है, नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था। बिल्कुल सही बात है, ये भी जून में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कुमार गुप्त जी के द्वारा इसकी नालंदा की स्थापना हुई थी कहाँ, भारत में बिहार, जिसको अभी बिहार नाम से जानते हैं ना, वहाँ पे हुई थी। और इसकी जो स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, शिक्षा का बड़ा केंद्र था और यहाँ पे 5वीं शताब्दी में हुई थी स्थापना। यहाँ पर तर्कशास्त्र, धर्म, दर्शन, राजनीति, इन सारी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक ही विषय का प्रभार होता था और 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। ठीक, तो ये हो जाता है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ कई विदेश जैसे कि चीन, जापान, पेरिस, मध्य एशिया, इनके सहित विभिन्न संप्रदायों से लेकर बौद्ध भिक्षुओं और विद्यार्थियों को इसने आकर्षित किया। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का यहाँ बहुत बोलबाला था। नालंदा बौद्ध शिक्षा और दर्शन का एक अनमोल केंद्र भी बन गया। पाठ्यक्रम उसमें क्या क्या थे, तो दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई गई थी। उस समय के विद्वान नागार्जुन का नाम बहुत लिया जाता है ना। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने हायर एजुकेशन में आपको टॉपिक बताए, उनको पढ़ते चलिए। नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, आप यहाँ पर ज़रूर से देख लें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। देखिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और इनकी पूरे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, तो इससे पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बुक में जाके देखें। हाँ, तो जितना चीज़ आप रिवीजन करना शुरू करिए और मैं क्विक रिवीजन यहाँ से आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं पूरे यूनिट वाइज क्विक रिवीजन के साथ। चैनल पे बने रहिए और क्वेश्चन की सीरीज तो हमारी ये चलती ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।